ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रहने बहन में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से धान खरीद की अगर बात की जाए तो क्रय केंद्र कहीं खुले ही नहीं है, कहीं खुले हैं तो उसकी हालत कैसी है वो भी हमने आपको दिखाया। सरकार ने धान की खरीद की कीमत तय की है 1250 रुपये क्विंटल। धान उत्तम हुआ तो उसके लिए मिलेंगे 1280 रुपये प्रति क्विंटल। अब जानते हैं किसान कैसे धान बेचेंगे और उसके लिए क्या क्या जरूरी कागजात रखने होंगे, और यही वजह है कि कई किसान इन लफड़ों से बचने के लिए बिचौलियों के हाथों अपने धान बेच देते हैं। ग्रेड 1 धान की कीमत 1280 रुपये प्रति क्विंटल। साधारण धान की कीमत 1250 रुपये प्रति क्विंटल। धान साफ हो और उसमें नमी की मात्रा 17% से ज्यादा ना हो। खरीदे गए धान का भुगतान अकाउंट पे ही चेक के जरिए होगा। धान खरीद केंद्र पर किसानों के लिए कुछ कागजात रखने जरूरी। धान बेचने वाले के पास हो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, मालगुजारी की इस साल की रसीद, फोटो पहचान पत्र के रूप में मान्य कोई भी कागज, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। 15 नवंबर 2012 से धान खरीद का हुआ था ऐलान। 15 अप्रैल 2013 तक होगी धान की खरीद। तो देखा आपने कि कितने दस्तावेज, कितने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाने होंगे, तब आपके धान खरीदेंगे पैक्स केंद्रों पर। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप उत्तम धान, खराब धान, 17% से ज़्यादा अगर नमी है तो धान आपके नहीं खरीदे जाएंगे। और अब हम रुख करते हैं बेगूसराय का, जहां पर कई किसान भाई हैं जो कि अपने धान को बिचौलियों के हाथे बेचने को अभी भी मजबूर। आखिर क्यों वो बेच देते हैं बिचौलियों के हाथे, जानते हैं उनका दर्द। अगर सरकार के देवे तो 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में पैसा मिलते। कते दिन बोइन छोड़ के दौड़ इहो होइ छै। इहल बीच मैंने बेच दे छिए तोरा छोटे मतलब गाँव में बनिए के पास। हाँ, क्या समय पर फसल आपका बिकता है सरकार की योजनाएं के तहत जो लाभ? सरकार जोड़ तो बिकता है, लेकिन क्या कहते हैं सरकार पैसे नहीं देता है। 6 महीना 2 साल में पैसा देता है हम लोग को। तो देख लिया आपने कि आखिर वो खेती करें कि पैसे के लिए दौड़ते रहें, इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो नगद पैसा ले लेते हैं और बिचौलियों के हाथों धान अपना बेच देते हैं। बिहार में धान खरीद में धांधली का मुद्दा लोकसभा में भी उठ चुका है। 6 दिसंबर को राजद के लालू प्रसाद ने लोकसभा में इस मामले को उठाया। तारीख 6 दिसंबर 2012। बिहार में धान खरीद में धांधली का मुद्दा उठा लोकसभा में। राजद के लालू प्रसाद ने उठाया था मामला। सरकारी क्रय केंद्र पर कमी निकालकर छांटा जा रहा धान में अधिक नमी बताकर खरीदने से किया जा रहा इनकार। किसानों की बर्बादी, बिचौलियों की चांदी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दिया जवाब। सभी शिकायतों को भेजेंगे संबंधित मंत्री के पास। बिहार में खरीदा जाना है इस साल 30 लाख टन धान। पिछले साल खरीदा गया था 23 लाख टन धान। अगर धान खरीद में होगी कोताही तो कैसे पूरा होगा लक्ष्य? घोषणा के बाद भी कई पैक्स 15 नवंबर से नहीं खरीद रहे धान। तो देखा आपने, लोकसभा में भी ये बातें उठ चुकी। राजद के लालू प्रसाद यादव ने ये बातें उठाई, किसानों का भी ये दर्द आपने देखा और हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक राय है नवादा से। स्वागत है अशोक जी आपका रहने बहन में। क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? चैनल का पहले हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। हाँ जी, पिछली बार मैंने आर्यन चैनल में कई बार आपसे बात हुई थी और नवादा जिला में धान की खरीद हुई। मैं किसान हूँ जी, और मैं जिला हेडक्वार्टर से लेकर के ब्लॉक तक के अपने बीओ से भी बात करता हूँ, तो कोई ऐसा जवाब नहीं संतोषजनक दे पाते हैं कि हमारी धान को लेंगे न लेंगे, कब तक लेंगे जी। और आर्यन चैनल पर हम देख रहे हैं कि 15 ऐड चल रहा है कि 15 तारीख से लिया जाएगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल परेशान है। बहुत मुश्किल से, परेशानी से हम लोगों ने धान को उपजाया है जी। सरकार से पूर्व में हमारे ये कृषि मंत्री से दिया गया था कि अनुदान भी देंगे जी, लेकिन हम लोगों ने फॉर्म भी भरा और 200 रुपये एकड़ अनुदान दिया गया, जबकि हमको 1000 रुपये एकड़ उसमें पटवन लगा है। बारिश नहीं हुई जी, मौसम साथ नहीं दिया। हम किसान लोग बहुत जी अशोक जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर क्रय केंद्रों की बात करें तो क्रय केंद्र की हालत क्या है नवादा में? क्या वहां पर धान खरीदे जाते हैं? और अगर धान खरीदे जाते हैं तो क्या आप वहां पर बेचते हैं या वहां भी बिचौलियों के हाथों गिरवी हैं किसान लोग? जी
अभी बिचौलियों के हाथ सब लोग आ रहे हैं, हम लोग मजबूर होके पैसे के अभाव में, अभी हमको फसल गेहूं लगाना है और सब किसान को लगाना है, तो बिचौलियों के बीच में हम लोग बेच रहे हैं 900 रुपए और 800 रुपए वो मनमानी ले रहे हैं जी। और वही धान फिर क्रय केंद्र में जाता है जी। आज जो धान किसान हम लोग 800 रुपए क्विंटल बेचेंगे, वही धान जी 1280 रुपए क्विंटल सरकार खरीदती है। ये सब बिचौलियों जिला अधिकारी से लेकर के और कृषि विभाग तक के सब मेल है और पटना के मंत्री जी तक के मेल है जी। हम लोग किसान अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी आवाजें लोकतांत्रिक तरीके से आप सारे किसान मिलकर क्यों नहीं बुलंद करते हैं अशोक जी? जी हम लोगों ने रोड भी कुछ दिन पहले जाम किया था और अभी कलेक्ट्रेट जाम करेंगे अगर हम लोगों की नहीं भी सुना गया, हम लोग का ध्यान नहीं लिया गया तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक किसान का दर्द था जो नवादा से हमारे साथ जुड़े अशोक जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा यह बात कि क्रय केंद्र है ही नहीं और पैसे की जरूरत होती है। गेहूं अगर पैसे नहीं आएंगे तो रबी फसल गेहूं की फसल अभी हम नहीं लगा सकते, जिस मजबूरी की वजह से बिचौलियों के हाथों किसान को बेचना पड़ देता है अपना धान। और आपने ये तो बात एक नवादा का दर्द देखा, उससे पहले बेगूसराय का भी आपने दर्द देखा जहां पर क्रय केंद्र है लेकिन वो बिचौलियों के हाथों इसलिए बेचने के लिए मजबूर है कि इतना ज्यादा लफड़ा, पैसे मिलते हैं 3-3 4-4 महीना दौड़ने के बाद, कभी कभी चेक भी बाउंस कर जाता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद वो साफ तौर पर कह रहे हैं बेगूसराय के किसान भाई कि हम क्या करेंगे, हम खेती करेंगे कि दौड़ेंगे, 4 महीने का इंतजार करेंगे। यहां पर जैसे राम बिहारी जी ने कुछ देर पहले बोला था कि 1 महीना बहुत बड़ी बात होती है, यह नवादा के किसान अशोक जी ने साफ तौर पर कह दिया कि अभी अगर हम नहीं बेचेंगे तो गेहूं की फसल कब करेंगे। सैयद साहब देखिए, जिस बात की जिक्र बार बार किसान कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने ये जो व्यवस्था की उस व्यवस्था में क्या चूकें आ रही हैं कि किसान को धान पहले खरीद नहीं हो रही है, खरीद जहां खरीद हो रही है, जहां पैक्स ने चेक जारी किए उन चेकों का सही समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। जिसे जिक्र किया आपके दर्शक ने जिक्र किया कि मुझे 2 महीने के बाद पैसे मिले। किसान अगर वो जैसा मैंने पहले बताया कि वो बड़ा किसान नहीं है, वो पंजाब और हरियाणा का किसान नहीं है कि उसके पास 1000 क्विंटल चावल है, धान है, उसको बेचने के लिए आया और 1-2 महीने तक वो रुक सकता है। ये छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, साधारण किसान। जब सरकार की सारी व्यवस्था इन किसानों के आँख का के आंसू हैं उनको पोषने के लिए लगे हुए हैं, उनको सही पैसा मुहैया कराने के लगे हैं, तो आखिर क्या इनके नीति में, सोच में, समझ में क्या कमी आ रही है कि आखिर ये पूरा नहीं हो रहा है। ये एक पक्ष आता है। दूसरा पक्ष जो सामने में नज़र आ रहा है और जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी व्यवस्थाएं बार बार समय आने पे क्यों चरमरा जा रही हैं। जो आपको पता है कि दिसंबर के प्रारंभ से मान लिया 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम मान भी सकते हैं कि चलो उठाव धीरे धीरे हो रहा है, व्यवस्था को, मशीन को, कारीगर को तेज होने में समय लग रहा है, लेकिन 1 दिसंबर से आपके 15 फरवरी तक आपको पूरे धान को लेना है। आज 11 तारीख हो गई, किसानों को पैसा देना है। नहीं, जो बातें आ रही हैं कि वहाँ जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वो प्रखंड बीओ से बात कर रहे हैं, तो आखिर उनको ये पता नहीं है कि हम धान का क्रय केंद्र कब से शुरू करेंगे। वो किसान हैं, कब से शुरू करेंगे और कहाँ हैं, कितनों को तो ये भी नहीं पता है, कितने किसानों को। राम बिहारी जी हम आपके पास बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हाजीपुर से गुड्डू सिंह जुड़ गए हैं। गुड्डू जी स्वागत आ रहे हैं अभियान में, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जी सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार तक मैं अपनी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ जी कि इस बार पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, लेकिन पिछली बार की एक कहानी में पातेपुर ब्लॉक से मैं आता हूँ जी। जो सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य तय किया गया था जी, उसके तहत यहाँ पर 200-300 कम रूप में धान खरीदी जाती थी, और उसके बाद जब बीडीओ और जिलाधिकारी से शिकायत करने पर बोलते थे कि अगर कम में नहीं लेगा तो सरकार समर्थन मूल्य कमीशन कहाँ से किराया देगा, सेंट्रल में, और यहाँ जो है सरकार चेंज कीजिए तो पैसा ढंग से आएगा तब दिया जाएगा जी। अब इस बार पता नहीं 15 तारीख से किसानों को क्या होगा, नहीं होगा। 15 तारीख से नहीं, 15 नवंबर से ही बात थी गुड्डू जी, और 15 दिसंबर भी होने वाले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर क्रय केंद्र है, क्रय केंद्र खुले हुए हैं, क्या धान खरीदे जा रहे हैं? जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए गुड्डू जी आपका। राम बिहारी जी, जो किसानों के दर्द की अगर बात करें, लगातार वो दर्द हम सुन भी रहे हैं, और बेगूसराय की बात की जाए या फिर जो नवादा से हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े थे, उन्होंने अपना दर्द बताया कि 1 महीने से बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिस वजह से हम क्रय केंद्र के पास नहीं खुलने की वजह से हमने बिचौलियों के हाथों बेच दिया। और सिर्फ वही नहीं, वो बता रहे थे कि पूरे बेगूसराय में सारे किसान बिचौलिए के हाथों गिरवी हैं, और जो किसान बेच भी रहे हैं बेगूसराय में, वो ये कहते हैं कि वो हम इसलिए नहीं बेच पाते हैं क्योंकि जब हमने 1-2 बार कोशिश की तो 3-3 महीना दौड़ना पड़ा पैसे के लिए। इसमें एक चीज़ है, मुकेश जी की एक आध
चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्होंने जिस तरीके से बिहार में हो रहे बिचौलियों के हाथ धान की बिक्री के कारणों के ऊपर प्रकाश डाला है, इस टीवी चैनल के माध्यम से हमारी बातें पूरे बिहार भर में जा रही हैं और सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे। विगत वर्ष भी सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा, इस वर्ष भी रखा। ये तयशुदा मामला है। तो क्या सरकार जिस दिन घोषणा की धान जिस दिन से खरीदने की, उसके पहले सरकार ने तैयारी कर लिया था? उसके लिए समुचित मात्रा में बैग्स की आपूर्ति हो गई थी बिहार को? बस हवाबाई घोषणा। क्या वो जिले और पैक्सों तक पहुंच गए थे? और यदि नहीं पहुंचे थे तो सरकार ने ऐसी घोषणा क्यों की? अभी आज तक यह मामला अधर में लटका हुआ है। और यह मामला कोई इस वर्ष का नहीं है ना। आप बार बार, मुकेश जी ने बड़ी साफगोई के साथ इस बात को रखा, बार बार आप कहते हैं पूरे बिहार भर में, एक जिले का मामला नहीं, पूरे बिहार का ये मामला है। और पूरे बिहार के जो किसान 1 एकड़ के, 1.5 एकड़ के, 2 एकड़ के, 3 एकड़ के, ये बिहार के किसानों की जोत की हालत यही है उनका आकार। इससे जो बड़े किसान हैं वो किसान नहीं हैं, वो भू के मालिक हैं और उनके पास जो धान होती है वो रोक सकते हैं। तो इसका फायदा, इसका जो तंत्र विकसित हुआ है वह एक मजबूत लॉबी बनकर खड़ी है। मैं मानता हूं कि 3 लोगों की लॉबी है। एक लॉबी है बिचौलियों की, दूसरा है उस लॉबी में सम्मिलित है ये अधिकारी जिनको आप टास्क फोर्स में दिखाते हैं, इनके डीएम, इनके वीडियो, और तीसरी जो उसमें आती है राजनीतिक वो मजबूत लोग जो इन तंत्रों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाकर चलिए, बिल्कुल राम बिहारी जी सही कह रहे हैं आप। ये 3 तंत्र हैं जो पूरे तरीके से कहा जाए इन सारी चीजों के जिम्मेदार। और फिलहाल हमारे साथ आरएन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिरंजन जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। और जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है, जो किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो बेगूसराय के कुछ किसान भाई की बात सामने निकल कर आई, वो सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हम आखिर क्यों क्रय केंद्र में जाकर बेचें, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा लफड़ा है, कई चीजें वहां पर ले जाएं, कई तरीके की डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, और सब कुछ के बाद अगर ले भी लिया जाता है मेरा धान, तो उसमें फिर पैसे भुगतान के मामले में 3 से 4 महीना दौड़ना पड़ता है। तो हम खेती करें कि दौड़ें? दूसरी तरफ नवादा से हमारे किसान भाई जुड़े फोन लाइन पर, वो ये कहते हैं कि क्रय केंद्र खुला ही नहीं है, 1 महीने की देरी है, 15 दिसंबर बाद कही जा रही है। वो भी तब जब हमने लगातार ये बातें दिखाई थी, तब इसका असर के रूप में ये देखने को मिला कि 15 दिसंबर से घोषणा की गई है कि नवादा में क्रय केंद्र खुल जाएंगे और आपके धान खरीदे जाएंगे। लेकिन इन 1 महीने में अगर वो इंतजार करेंगे क्रय केंद्रों का, तो वो गेहूं की फसल कब करेंगे, रबी की फसल कब करेंगे, जिस वजह से बिचौलियों को वो अपने धान बेच देते हैं। यानी पूरे तरीके से किसान जो है बिचौलियों के हाथ गिरवी हो चुके हैं। अभिरंजन जी, नहीं, देखिए, पूरे कुएं में मुख्यमंत्री जी की जहरीली शराब मिली हुई है। जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो, पूरे कुएं में जहरीली शराब मिली हुई हो, तो फिर यही सब होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पैक्स है, सबसे निचली इकाई की ही हम बात कर लेते हैं। ये पैक्स में कौन लोग होते हैं? पैक्स में तो किसानों के बीच के लोग होते हैं ना। जिस तरह से गांव में मुखिया जी होते हैं, उसी तरह से पैक्स में भी तो किसानों के बीच के लोग होते हैं। सवाल ये है कि अगर हमारे अपने बीच का आदमी बेईमान निकल जाए, अगर हमारे अपने बीच के लोगों के खून में जो है बेईमानी दौड़ती हो, तो फिर हम क्या करें? तो किसानों के साथ समस्या यही है। अब ये पैक्स के जितने भी लोग हैं, ये सब उनके बीच के लोग हैं, लेकिन ये सब बेईमान हो चुके हैं। इन लोगों को किसानों के मतलब की कोई फिक्र नहीं है, अपने लोगों की कोई चिंता नहीं है, उनको अपना फायदा उठाना है। जिनको आप बिचौलिया कहते हैं, आप देखिए कि उनसे ये मिले हुए हैं। और ये क्या माजरा है कि भाई 1200 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए और 400 रुपये क्विंटल हमारा किसान बेच रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो 700-800 रुपये प्रति क्विंटल का बीच में जो आप दिखा रहे हैं किसानों को नुकसान, ये किसानों को भले नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो पैक्स के लोग होते हैं उनका अपना अपना कमीशन फिक्स होगा, जो बीच के बिचौलिए हैं उनका कमीशन फिक्स होगा, व्यापारियों का कमीशन फिक्स होगा कि आप ऐसे हालात बना दो, और ये कमीशन की है, आप ऐसे हालात बना दो कि किसान जो है आपके यहाँ नहीं बेच पाए, हमारे यहाँ बेचने को मजबूर हो। तो ये कमीशन फिक्स होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये कमीशन ऊपर तक पहुँचता है। जिनको आप टास्क फोर्स के सदस्य कहते हैं, जिनको आप बीडीओ साहब कहते हैं, जिनको आप डीएम साहब कहते हैं, देखो
अगर किसानों का धान नियम के मुताबिक समय के हिसाब से अगर खरीदा जाने लगेगा तो आप देखिए कितने सारे लोगों को कितना नुकसान होगा। आप यह देखिए, किसानों की बात आप करते हैं, लेकिन किसानों को हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, लेकिन बाकी सबको नुकसान होगा। टैक्स के लोगों को नुकसान होगा, बिचौलियों को नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, बीडीओ साहब को नुकसान होगा, डीएम साहब को नुकसान होगा। और जब तंत्र में बैठे हुए इतने प्रभावशाली लोगों को नुकसान होता है तो ये चेन ऊपर तक पहुंचता है, कहीं न कहीं सरकार को नुकसान होगा। सरकार के को चलाने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं उनको चंदा यही लोग दिया करते हैं, उनके लिए फंड का इंतजाम यही लोग किया करते हैं, और उनको ऊपर तक कमीशन भी यही लोग पहुंचाते हैं। तो बात देखिए बहुत सीधी सी है, पूरे कुएं में जहरीली शराब मिली हुई है और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आजकल इस तरह के हालात हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कहीं से मैंने ये चीजें इसलिए कही कि कहीं से किसानों को अपने बीच में जो ये बैठा हुआ है जयचंद, जो अपने बीच में जो धोखेबाज बैठा हुआ है, जिसको उन्होंने चुना, अपने पैक्स का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह 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 बनवाया, इन लोगों पर कहीं से उसको जो है निगरानी रखनी पड़ेगी। जिस तरह से गांवों के बहुत सारे गांवों के मुखिया बेईमान हो चुके हैं, उसी तरह से पैक्सों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बेईमान हो चुके हैं। किसानों को सबसे पहले तो अपने बीच के बेईमानों की पड़ताल करके उन पर अंकुश लगाना चाहिए, और अगर अंकुश नहीं लगता है तो उनको बदल डालो, उनके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा तैयार करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनवाओ। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे, आप बख्शते रहोगे, जब आप छोटे छोटे लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते हो तो डीएम और बीडीओ तो बहुत बड़ी मछली होता है जनाब। जी सही कहा अभिरंजन जी आपने, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो हर तरफ अगर बात करें तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, और यही एक सबसे बड़ी वजह। मुकेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे क्योंकि धीरे धीरे अब हम इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं कि समापन भी करना है। सर साहब, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो ये सारी व्यवस्था है उसमें किसान जो इसका मुख्य केंद्र है, एक साधारण किसान, उसको आप धान का उचित मूल्य दें, क्योंकि जिस मेहनत से पूरे परिवार के साथ में वो 3-4 महीने काम करके उसने धान उपजाया है, पानी नहीं, वर्षा नहीं हुई थी, वर्षा वृष्टि इस बार कम हो गई, तो उसमें कैसे उसने किरासन तेल डीजल की व्यवस्था की, कैसे उसने पटवन की व्यवस्था की, कैसे उसने रात में जग के धान पैदा किया, और उस धान को बेचने के लिए आज उसको जिस ढंग से दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और 400 से 450 रुपये प्रति क्विंटल उसको नुकसान आपके रहते हुए, इस सरकार के बड़े मालिकों के, हुक्मरानों के रहते हुए, सुशासन को रहते हुए, वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत चिंताजनक है। इसके साथ साथ आप बार बार अपनी संरचनात्मक जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पैक्स के लिए भवन का निर्माण, भंडारण के लिए भवन का निर्माण, पैसे का पहुंचना, जूट बैग का पहुंचना, जो माप तौल की व्यवस्था का सही होना, कमी, नमी और कमी के बताने के लिए विशेषज्ञ का होना, इसकी दुहाई नहीं दें, इसकी व्यवस्था करें और 15 अप्रैल तक आप किसानों को, न कि व्यापारियों को, ये सुनिश्चित करें। तीसरी बात कि जो ये धान खरीद हो रही है, नई खरीद हो रही है, वो हमारी खाद्य सुरक्षा, बिहार की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको आप पीडीएस में भिजवाने की व्यवस्था करें। केंद्र सरकार से आप बार बार बात करते हैं, लेकिन आप अभी तक आपने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है, तो उसको व्यवस्था करें। और इस धान को आप राज्य से बाहर बंगाल और बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने। राम बिहारी जी, हम आपके पास में एक अंतिम प्रक्रिया आपकी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक मुजफ्फरपुर से सुनील जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सुनील जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। जी, अपनी बात रखें सर। क्या कहना है सुनील जी? अपनी बात रखें और टीवी का वॉल्यूम पीछे से आप बंद कर दें। जी 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 सर, मेरा कहना है सर जी कि मैं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड से आता हूँ। जी जी। ये रबी का बावा करना है सर जी, और 15 दिसंबर से धान की खरीदारी होगी जी। हम किसान लोग सर मैंने खेती पर निर्भर हैं जी सर, कैसे हम लोग का रबी का बावा होगा? चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो वही एक दर्द कि 15 नवंबर से कहीं घोषणा कर दी गई है 15 दिसंबर, तो इस एक महीने में हम कैसे अगली फसल करेंगे? एक अंतिम प्रतिक्रिया और अंतिम सवाल इस तरीके से चाहेंगे राम बिहारी जी, क्या इस एक महीने में जो नुकसान हुआ है किसानों को, बिचौलियों के हाथों उन लोगों ने 450 रुपये नुकसान सह के बेचा है, क्या इसका मुआवजा देगी सरकार? सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता बचा हो तो सबसे पहले तो एक महीने के अंदर जो इनके प्रशासनिक तंत्र ने जो चूक किया है उसको आम आवाम के बीच में स्पष्ट करना चाहिए सरकार को और इनको सज़ा देना चाहिए।
पूरे बिहार के कलेक्टर जो टास्क फोर्स के कप्तान बन करके बैठे हैं और प्रखंडों के जो बीडीओ हैं, इन लोगों को पहले पनिश किया जाए और किसानों को 1 महीने के अंदर जितनी बिक्री हुई है उसका हर्जाना ईमानदारी पूर्वक सरकार को किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस धान का जो खरीद का ये लक्ष्य रखते हैं अप्रैल तक, इसको ये 15 मार्च क्यों नहीं करते और उसकी तैयारी जिस दिन धान की खेत में बुआई शुरू होती है उसी दिन से तैयारी जब करेंगे तब जाकर के ये नवंबर में धान की खरीद बिल्कुल एक प्लानिंग की जरूरत जो दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ हवा हवाई में आपने घोषणा कर दी, लेकिन प्लानिंग 0 0। बहुत बहुत शुक्रिया राम बिहारी जी, आप आए, आपने चर्चा की। और मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो निश्चित तौर पर जो बात निकलकर, जो निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो वही सामने आती है कि आपके पास प्लानिंग नहीं है। आप घोषणा कर देते हैं 15 नवंबर सही या 15 दिसंबर सही, एक घोषणा आप जरूर कर देते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं है। एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद अगर घोषणा हो, उस पर अमल किया जाए तो शायद तस्वीर अलग हो। तो इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।